हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बच्चों याद है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हमारा एक चैप्टर शुरू हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एनालिसिस, जिसके अंदर बच्चों हम लोगों ने अब तक, प्लीज बातें बंद करें, इधर ध्यान दें, जिसमें हमने अब तक 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक था प्रोडक्ट। उसमें हमने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था और फिर 2 बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसके अंदर याद करो कौन कौन सी थी, बताना एक बार। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, इसके बारे में कुछ पढ़ा था। अब इसके इंटरनल बातें सब आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार उसके रिवीजन में नहीं जा सकता। इसके बाद मैंने पढ़वाया था आपको वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस में आपने 2 तरह की एक्टिविटीज बनाई थी। कुछ वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में लिखा था, फिर 2 तरह की एक्टिविटीज बनाई थी। कौन कौन सी 2 एक्टिविटीज बनाई थी आपने? प्राइमरी और सपोर्टिव। प्राइमरी के अंदर हमने पढ़ा था इनबाउंड, इनबाउंड के बाद ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग और सर्विस। और इधर से सपोर्ट एक्टिविटी के में हमने पढ़ा था प्रोक्योरमेंट, एचआरएम, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इसके बाद हमने अपना अगला टॉपिक पढ़ा था, सेकंड टॉपिक, मार्केट और कस्टमर। आपने मार्केट के बारे में थोड़ी सी बातें लिखी थी। आपने कस्टमर में 2 बातें पढ़ी थी, कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर बिहेवियर में आपने जो पॉइंट पढ़े थे वो पॉइंट थे इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और उसके बाद पोस्ट डिसीजन प्रोसेस। ये बातें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कंपटीशन। कंपटीशन और कंपटीशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? 2 बातें पढ़ी थी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। स्ट्रेटेजी में आपने 3 बातें लिख दी थी, कंपटीशन के बारे में, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के बारे में। और आपने लैंडस्केप में 4 पॉइंट किए थे, 5 पॉइंट। पहले तो आइडेंटिफाई करो आपका कॉम्पिटिटर कौन है, फिर उसको समझो, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाइड कॉम्पिटिटर, फिर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, और इसके बाद आपने कहा था पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब देखो प्लीज यार, रिक्वेस्ट आपसे ये कि इसके अंदर की बातें जितना मैंने करवाया उसका 60-70% भी लिखा है तो बहुत होंगी, लेकिन एक बार उसको पढ़ोगे वो याद भी हो जाएंगी। रेड पेन कर देखते होंगे तो याद आ जाती होंगी सारी बातें, लेकिन ये बार बार रीड करने से होगा। इसके बाद हमने बात की थी अगर हम न्यू बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या 4 बातें बताई थी इसमें। सबसे पहले एक्सपीरियंस कर्व, एक्सपीरियंस कर्व के बाद मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस के बाद उसके पोर्टर साहब के 5 फोर्स मॉडल, इसी में ज्यादा टाइम लगा था। न्यू एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट के बाद सप्लायर, सप्लायर के बाद बायर, बायर के बाद सब्स्टिट्यूट और नेचर ऑफ द रिवाइवलरी। इसमें आपने इसके अंदर पॉइंट पढ़े थे और इसके अंदर पॉइंट पढ़े थे। आपने न्यू एंट्रेंट में क्या पढ़ा था, कैसे बनेगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट के बाद वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसके बाद असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और क्या था, स्विचिंग कॉस्ट बड़ी ज्यादा हो जाए, और उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी इसी में था, ब्रांड आइडेंटिटी। यही बात पॉइंट थे सारे।
एग्रेसिव रिलेशन, उनके बीच में जो रिलेशन बड़ा एग्रेसिव है, एकदम से बड़े प्राइस में डाउन कर देते हैं। इसके बाद हमने नेचर ऑफ रिवाइवल्स में पढ़ा था हमने लीडरशिप, नंबर ऑफ रिवाइवल्स, उसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या बच्चे, हाँ एक मिनट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद एग्जिट बैरियर, और क्या था हमारे पास, स्लो ग्रोथ, ये चार, और इसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ा था वैल्यू चेन क्रिएशन, वो वैल्यू क्रिएशन। हमने यहां तक की बातें पढ़ ली थी। आज मैं आपके साथ अपनी 5वां पॉइंट शुरू करने वाला हूं, और मैक्स 6 ही पॉइंट है, मतलब ये चैप्टर अब ज्यादा बड़ा रह नहीं गया, ये चैप्टर खत्म होने वाला है जल्दी ही। आज जो हमें डिस्कशन करनी है, मेरी बात समझिए, मेरा 5वां पॉइंट है, मैं अपने 5वें पॉइंट की डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहले मैं इसको अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप उसे समझे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझो, मुझे इसके अंदर 3 पॉइंट बताने हैं आपको, 3 पॉइंट समझाने सिर्फ। इसके अंदर 3 पॉइंट है। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है। मैं आपको बताऊं, आपको बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या बातें देखनी चाहिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं बिजनेस और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन है। एक टॉपिक तो ये कराना है मुझे, आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट से बिजनेस में ये फर्क पड़ता है। कितनी तरह के एनवायरनमेंट होते हैं ये डिस्कशन करनी है मुझे, और एक तीसरी बात और है वो डिस्कशन करनी है मुझे। टोटल 3 बातें डिस्कशन करनी है। क्लियर? मैं सबसे पहले टाइप ऑफ एनवायरनमेंट की बात करूंगा, इससे आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। पहले आप मेरी बात समझ लो, एक बिजनेस है, ये बिजनेस के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है उसे बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस के अंदर कैसे? जैसे बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, बिजनेस की वीकनेस क्या है। मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा है, बिजनेस के पास पैसा ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ है। बिजनेस का प्रोडक्ट सबसे अलग है, डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो मेरी स्ट्रेंथ है। और अगर बिजनेस के पास पैसा कम है तो बेकार है। बिजनेस के पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो बेकार है, मेरी वीकनेस है। तो मैं, एक तो ये होता है कि बिजनेस के अंदर वो अपनी कमियां और अपने ताकत देखना, दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या देखना होता है, ये मेरा तीसरा चैप्टर है, मेरा ये चैप्टर नहीं है। अब ये तो इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, आपने कमियां फायदे अपने देख लिए। इसके बाहर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल नहीं है। ये बिजनेस के बाहर की परिस्थितियां हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे हमारे इंप्लॉई कैसे हैं। अब हमारे इंप्लॉई हमारे कंट्रोल में, देखो जो इंटरनल होती है ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो एक्सटर्नल माइक्रो है ये हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते। हां, कुछ तो कंट्रोल में होते हैं लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं होते। कुछ तो कंट्रोल होता है, कुछ कंट्रोल होता है, पूरा नहीं होता, पर पूरा कंट्रोल नहीं। जैसे हमारे कंपनी के इंप्लॉइज, वो इंप्लॉइज कैसे काम करते हैं वो मुझे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। हमारी कंपनी के कस्टमर बेस, हमारी कंपनी के कस्टमर कौन है, सप्लायर कौन है हमारी कंपनी के, सप्लायर के बाद हमारी कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, थोड़ा बहुत ही कंट्रोल कर सकते हैं हम, ज्यादा नहीं। कॉम्पिटिटर के बाद हमारे फाइनेंस करने के तरीके कौन से हैं,
अब हम कौन सी कम्युनिटी में ऑपरेट करते हैं? हम गरीब आदमियों के बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, अमीरों वाले बिजनेस में हैं भाई, हम ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं अमीरों वाले, या आप में गरीबों वाले कपड़े बेचते हैं भी, ठीक है, गरीब कैटेगरी के बंदे आएंगे। तो आप किस कम्युनिटी में ऑपरेट करते हो बिजनेस की? कम्युनिटी ऑफ ऑपरेशन। ये सब माइक्रो इन्वायरमेंट है। कौन सा इन्वायरमेंट है? माइक्रो है। एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कि मेरी बात समझ में आ गई? अब ये वाला हो गया मेरे पास इंटरनल, ये वाला हो गया एक्सटर्नल माइक्रो। एक इसके बाद भी है, इसको बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट ये तो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होता, बिल्कुल नो कंट्रोल, ये तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसमें भी बड़े सारे आते हैं, मुझे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करनी है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा जी, मैक्रो होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको इसके अंदर ले लो, मैक्रो के अंदर आप मैक्रो में ले लो, हां, जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या क्या है? अब आपके कंट्रोल में है क्या? अब जनसंख्या जनसंख्या के हिसाब से हमारा सामान बिकेगा। तो आप मेरी बात समझे। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, उसके बाद सोशल कल्चर, मतलब हमारे यहां पे किस धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, कैसी उनकी मान्यताएं, अब आपके कंट्रोल में थोड़ी ना है। आप पाकिस्तानी कंट्री में जा रहे हैं, वहां सारे मुसलमान हैं, और अगर आप इंडिया के में हैं तो यहां मिक्सर है, तो अलग अलग धर्म का हिसाब है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपके बिजनेस करने के स्टाइल को जरूर फर्क करेंगे। ऐसे ही आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है यहां पर आदमियों की इनकम कितनी है, उनको लोन कितना मिल सकता है, ये सब हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इनकम कम है तो कहां से सामान खरीदेंगे, इनकम कम है तो हमें क्या बेचना चाहिए, फिर तो रोटी कपड़ा और मकान बेचोगे। अगर इनकम कम है, ज्यादा है तो गाड़ियां बेचोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। और पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का कितना इंटरफेरेंस है बिजनेस में, वो मिनट मिनट में आगे आपकी बिजनेस में दखल अंदाजी करते हैं, या वो आपको देखते ही नहीं, कहते करने दो जो कर रही है। तो सब बातों से फर्क पड़ता है। इसके बाद पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी लोग कितनी जल्दी अडेप्ट करते हैं, या बैठे रहते देखते नहीं टेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये सारी बातें हैं, तो मुझे इन सब की डिस्कशन करनी है। और जो ये मैक्रो एनवायरनमेंट है, इसको एनालाइज करने के लिए मुझे एक पेस्टल एनालिसिस भी कराना है। PSTTLE, पेस्टल। ओहो, 6 P, पेस्टल, PESTLE। मुझे पेस्टल एनालिसिस भी आपको सिखाना है, लेकिन याद रखिए वो मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में है। वो जो एनालिसिस बताता है वो मैक्रो एनवायरनमेंट का एनालिसिस बताता है, माइक्रो का नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे आप लोगों को जो सिखाना है इस चैप्टर में, मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिखाना है कि माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? मुझे इस चैप्टर में आपको माइक्रो और मैक्रो के बारे में बताना है। अब मुद्दा यह आता है, माइक्रो आपको समझ में आ चुका है, पहले माइक्रो की बात कर लूं। माइक्रो आपको समझ में आ चुका है, कौन सा होता है माइक्रो? जो बिजनेस के बाउंड्रीज के बिल्कुल इर्द गिर्द होता है, जो इसके बिजनेस के इर्द गिर्द होता है बिल्कुल।
इसीलिए इसके बड़े सारे नाम दिए गए हैं। इसको लिया हुआ है, ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, स्मॉल एरिया से रिलेटेड है। मैं बताता हूं इसमें क्या क्या बातें मुझे लिखना चाहूंगा मैं। ये हो गया मेरा बिजनेस और ये हो गया माइक्रो। इसका एक नाम तो माइक्रो एनवायरनमेंट हो ही गया, दूसरा नाम इसका हो जाएगा ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, स्मॉल एरिया से रिलेटेड है। ये बिजनेस की बाउंड्री के इर्द गिर्द होता है, मतलब ये लिखूंगा मैं इसमें, ये इमीडिएट पेरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी डिस्कशन करता हूं इसकी। ये बिल्कुल बाउंड्री के नजदीक होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और रेगुलरली इन्फ्लुएंस करता है। ये बार बार रेगुलरली करता है, इंप्लॉइज बार बार चेंज होते हैं, बार बार हमें इन्फ्लुएंस करता है। ये रेगुलरली एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। एक तो पहली बात जल्दी बोलो, ये क्या होता है? ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, ये इमीडिएटली पेरीफेरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल बाहर दीवारी है, पूरी चारों तरफ इर्द गिर्द है बिल्कुल, ठीक है। ये रेगुलरली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं फैक्टर, इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से आते हैं फैक्टर, तो मैं इसमें फैक्टर लिखूंगा कस्टमर, सप्लायर, इंप्लॉइज, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, वे ऑफ फाइनेंस, आपके फाइनेंस करने का तरीका, और कम्युनिटी जिसमें आप वर्क करते हैं। ये सब चीजें इसमें आती हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात और बता दूं, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग स्पेसिफिक होगा। आप एक बात बताओ, टाटा है, टाटा के इंप्लॉय कैसे हैं, उनका बिहेव कैसा है? अब ये रिलायंस को थोड़ी ना इफेक्ट करेगा, रिलायंस के अपने होंगे इंप्लॉइज, उनका बिहेव क्या है। तो मेरे ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं ये सब। मेरी बात समझ में आती है? ये स्पेसिफिक होते हैं और अपने अपने बिजनेस को, ये सेम बात, रेगुलरली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब यहां पे एक लाइन और लिखूंगा, ये स्पेसिफिक होते हैं जो बिजनेस की वर्किंग को डायरेक्टली और रेगुलरली इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरी बात समझ में आई? ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड होते हैं, ये इमीडिएटली पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये रेगुलरली डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, इसमें ये फैक्टर आते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं। ये बातें लिखवाऊंगा, मेरी सारी बातें ये होंगी पहली तो। दूसरी मैं क्या बात लिखूंगा, अब मेरे पास माइक्रो की ज्यादा बातें रह नहीं गई, थोड़ा सा मैक्रो के बारे में लिखना शुरू कर दूंगा ताकि बातें समझ में आ जाएंगी। उसे मैक्रो की बातें लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अब मैक्रो की क्या क्या बातें लिखूंगा इसमें मैं, तो आप समझे, इसमें लिखेंगे माइक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट के जितने भी इशू हैं वो मैक्रो से रिलेट करते हैं, बाद में ये मैक्रो के साथ रिलेट हो जाते हैं, मैक्रो के साथ रिलेट हो जाते हैं। और फिर पता चलता है कि एक फर्म अपने मार्केट प्लेस पर कैसे रिएक्ट करेगी। एक फर्म अपने, ये देखो वो हट गई यार, ये बात से बढ़ाने के लिए लिखी गई है, अपने मार्केट प्लेस पर कैसे रिएक्ट करेगी।
जो मैक्रो होता है, मैक्रो एनवायरमेंट, ये आउटसाइड द वर्ल्ड होता है, आउटसाइड वर्ल्ड का सिग्निफिकेंट पार्ट है, सिग्निफिकेंट पार्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को, ऑपरेशन को इफेक्ट करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है, पर ये कंट्रोल्ड नहीं होते, ये कंट्रोल्ड नहीं होते। ये वाली जो मैं दूसरी वाली बातें लिखी हैं, ये तो मैंने कोई माइक्रो की बात ही नहीं बोली। अभी मैक्रो आपको अच्छे से आता नहीं, इसलिए लाइनें अच्छी से लगी नहीं। आपको ये लाइनें तो बड़ी अच्छी लगी कि ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, ये इमीडिएटली उसके साथ इर्द गिर्द घूमता है, ये रेगुलरली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, ये स्पेसिफिक होते हैं बिजनेस के लिए, जो उस बिजनेस को डायरेक्टली और रेगुलरली इन्फ्लुएंस करते हैं। दोबारा वही लाइन आ गई। उसके बाद इसके ये फैक्टर्स हैं। ये लाइन तो अच्छी लगी सारी, ये लाइन नहीं लगी, अब भरनी तो पड़ेगी भाई साहब। मैंने फिर बता दिया कि मैंने बेकार में मैक्रो के बारे में लिख दिया। माइक्रो के इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर है बाद में वो मैक्रो के साथ रिलेट हो जाते हैं, और इससे पता चलता है कि आपकी फर्म कैसे रिएक्ट करेगी मार्केट प्लेस पे। दूसरी बात, मैक्रो इन्वायरमेंट आउटसाइड वर्ल्ड का एक पार्ट है जो बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है, ये कंट्रोल नहीं होते हैं। मेरे पास ये टॉपिक यहां पे खत्म हुआ। एक कि मैंने आपको बता दिया माइक्रो के बारे में। मैंने अपना टॉपिक शुरू पता क्या किया हुआ है, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैं ये ऊपर वाली बातें थोड़ी सी लिखवाऊंगा, ये वाली थोड़ी सी, ये वाली। इसके लिए 5 लाइनें छोड़ दो। मैं चल रहा हूं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के बारे में लिखवा दिया, मैक्रो के बारे में समझाऊंगा। नहीं समझ में आई बात मेरी? आप मेरी बात समझ रहे? मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें कितनी तरह के होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हम क्या देखते हैं? बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस। और वैसे बताऊं, एक्सटर्नल से हम क्या देखते हैं? मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और मार्केट में थ्रेट्स क्या है। मैं उसकी डिस्कशन करूंगा। देखो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉपर्टी के रेट बड़े बढ़ रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है, कमा सकते हैं। और भाई स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। स्ट्रेंथ है नहीं, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या करेगी? स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए ना। अब हमारे पास तो वीकनेस है, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो भी तेरे थ्रेट आएगा। मेरी बात समझ में आई है? तो हमें वेल बैलेंस करना है इसमें। तो मुझे ये सब बातें सिखानी है आपको। तो मैं अभी इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा। मैंने एक तो ये बताना थोड़ा बहुत, और फिर एक्सटर्नल के दो पार्ट कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो के बारे में बता दिया। तो आप 5 लाइनें छोड़ देंगे, मैं थोड़ी सी लिखवाऊंगा उसके बाद में। पहले आप लिखोगे 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन कौन से? माइक्रो और मैक्रो। आ जाओ, लिखना शुरू करते हैं। 5 लाइनें छोड़कर, 5 लाइन में 5 या 7 लाइनें छोड़ लेना, कुछ छोटी छोटी बातें लिखवाऊंगा उसमें। वो पहले सारा कुछ नॉलेज आ जाएगी ना, तो वो बातें वैसे ही आ जाएंगी आपको। तो चले लिखे, लिखो द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी categorized in 2 major types as follow. The external environment कौन सा एनवायरमेंट है? एक्सटर्नल की बात चल रही है। कैन बी कैटेगराइज इन 2 मेजर टाइप्स। 2 मेजर टाइप्स एज फॉलो। नंबर 1 माइक्रो और नंबर 2 मैक्रो।
लिखें माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, अब लिखना शुरू करें। पहला माइक्रो, माइक्रो एनवायरमेंट फर्स्ट। ये कौन से एरिया से रिलेटेड है? स्मॉल एरिया से रिलेटेड है। पहली लाइन तो याद है ना, ये कौन से एरिया से रिलेटेड है? स्मॉल एरिया से। तो पहले यही लाइन लिखते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरियाज। ये हमारे पास स्मॉल एरिया से रिलेटेड। अच्छा, मैं पहले से रेड लिख देता तो आपको समझ में ज्यादा अच्छा आता है या नहीं? मैं तो सोचता ऐसे याद हो जाता है। माइक्रो रिलेटेड टू स्मॉल एरिया है? नहीं, मैं बीच का फिर फिल करता हूं ना बाद में, ताकि पूरा सेंटेंस बन जाए। एरियाज और इमीडिएटली, इमीडिएट पेरी फ्री ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लिखिए एक बार इसे, माइक्रो एनवायरमेंट इज एंड दूसरा पॉइंट बताओ इसी के अंदर क्या लिखा था हमने, जल्दी बोलो। पहले यार याद करते रहो साथ साथ। आप अगर याद नहीं करें तो गलती है। सबसे पहले स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, बातें बंद करो यार। स्मॉल एरिया से रिलेटेड है, इमीडिएटली पैसे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अगला, ये रेगुलरली और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। आ जाओ अब इसी लाइन को लिखेंगे, लिखे इट इज influence an organization regularly and directly. It is influence an organization regularly and directly. And directly. इसके बाद आगे देखो, डायरेक्टली ये हर बिजनेस के लिए स्पेसिफिक है, हर बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होता है और वो उसके बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करता है डायरेक्टली और रेगुलरली। मेरी बात समझ में आ गई? हर बिजनेस के लिए, यार आप बातें बड़ी ज्यादा करने लग गए यार। ये हर बिजनेस के लिए स्पेसिफिक होता है, ये डायरेक्टली और रेगुलरली उस बिजनेस की वर्किंग कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो आ जाए, अब यही लाइन लिखते हैं। यार ऐसे याद नहीं होती तुम्हें लाइन, नहीं पता नहीं कैसे अभी भी। These are specific to the said business or firm and affects its working on a, अब लिखो, there are specific to the said business। यार इतनी ज्यादा बातें करें ना, आप एक काम करो, रहने दो यार, बाहर जाके पढ़ लो, घर पे आके वीडियो देख लेना, वैसे टाइम खराब करने आए हो। सेड बिजनेस और फर्म, ये स्पेसिफिक होते हैं बिजनेस के लिए और फर्म के लिए, एंड अफेक्ट इट्स वर्किंग ऑन ए डायरेक्ट एंड रेगुलर बेसिस, डायरेक्ट एंड रेगुलर बेसिस। यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमें ये सारे फैक्टर कंसीडर करने होते हैं। अब मैं ये सारे फैक्टर लिख दूंगा। आप देखो हमने क्या क्या बातें लिखी। सबसे पहले वही वाली बातें कि जी दो तरह का होता है माइक्रो, ये स्मॉल एरिया से रिलेटेड होता है, इमीडिएटली
पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलरली और डायरेक्टली, ये स्पेसिफिक होता है सेट बिजनेस के लिए, और अफेक्ट करता है उस वर्किंग को डायरेक्टली और रेगुलर बेसिस पर। क्लियर? और अब क्या लिखूंगा कि ये सारे फैक्टर में कंसीडर करने होते हैं, तो आ जाएं, लिखो विद इन द माइक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट का ही दूसरा नाम है इमीडिएट इन्वायरमेंट। आपने बताया बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ इन्वायरमेंट होता है ये, इसका दूसरा नाम लिखूंगा यहां पर, इन द माइक्रो इन्वायरमेंट और इमीडिएट इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट in which the firm operates, in which the firms operates, we need to address the following issue. We need to address the following इश्यूज। इमीडिएट एनवायरमेंट में हमें ये सब इश्यूज को एड्रेस करना होता है। ठीक है, देखो अब इसमें बात तो इतनी सी कि इमीडिएट इन्वायरमेंट में ये, अब देखो लाइन को कैसे बना दिया, विद इन द माइक्रो इन्वायरमेंट और इमीडिएट इन्वायरमेंट इन विच द फर्म ऑपरेट, जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग इशू। अब यार इतनी बड़ी कहानी, बात तो ये थी कि जी हमें ये सारे इशू देखने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो कोई बच्चा ऐसे लिख के आएगा, वी कंसीडर फॉलोइंग इश्यूज, नंबर नहीं मिलने, फिर नंबर भी, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो एक समझो, फेल तो वैसे ही है, फिर वो 50% तो लाने हैं। प्रॉब्लम यहां है, तो आप देखिए कौन कौन से इश्यूज है। पहला इशू क्या है? इंप्लॉइज, तो लिखे फर्स्ट इंप्लॉइज, इंप्लॉइज लिखे, द employees of the firm, their characteristics, उनकी खासियत, and how are they organized, they organized, कैसे हमारे इंप्लॉई हैं, उनकी, हमारी इंप्लॉई कितने हैं, जैसे इंप्लॉइज ऑफ द फर्म कितने इंप्लॉइज है, करेक्ट, उनमें विशेषता क्या है, क्या उनमें ज्यादा, उसको जानते ज्यादा नॉलेज है उनके पास, एंड हाउ आर दे ऑर्गेनाइज, और वो कैसे हम उनको इकट्ठा करते हैं, उनको संगठित करते हैं हम लोग, मतलब वो कैसे मिलकर काम करते हैं। आगे सेकंड, द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस on which the existing, ये आपने पढ़े हुए हैं ये सारे यार, क्या कह रहे हो? आपने पढ़े नहीं हुए ये +2 में? हाँ ये पढ़े हुए हैं सारे आपने, तो ऐसे ही पढ़े थे या कुछ और पढ़ लिया तुमने? हाँ लैंग्वेज डिफरेंस है। द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस ऑन विच the firm, on which the firm relies for business, एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस क्या है? जिस पर बिजनेस जी रहा है, जिसके बेस पर बिजनेस काम कर रहा है। सेकंड, थर्ड, अब सप्लायर, हु आर द फर्म सप्लायर, हु आर द फर्म्स सप्लायर, एंड हाउ आर द लिंकेज बिटवीन द two being developed,
डेवलप्ड। ध्यान से समझिए। Who are the firm supplier? फर्म के सप्लायर कैसे हैं और आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसे हैं? हाउ आर दे लिंक्स बिटवीन द टू बीइंग डेवलप्ड। दोनों के बीच में लिंक कैसे डेवलप्ड है? फोर्थ पॉइंट। अब कौन सा हो गया? इंप्लॉय देख लिया, कस्टमर देख लिया, सप्लायर देख लिया। अब कॉम्पिटिटर। द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन है? कॉम्पिटिशन, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन किसके साथ है? एंड देयर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, उसकी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस लिखें। द डायरेक्ट कॉम्पिटिटर एंड देयर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, और उसकी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस कैसी है? अगला सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, कहां पे? कंपैरेटिव परफॉर्मेंस। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस क्लियर। अब आगे इसके बाद हमारे पास रह क्या गई? एक तो हमने और कौन सी हमने क्या क्या बातें कर ली? कस्टमर लिख लिया, इंप्लॉय लिख लिया, सप्लायर लिख लिया, कॉम्पिटिटर लिख लिया, वेज ऑफ फाइनेंस और जिस कम्युनिटी में आप बिजनेस करते हैं तो वेज ऑफ फाइनेंस लिखते हैं। फोर्थ, द वेज इन विच द फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस। The ways in which the firm can raise its finance, फर्म अपने फाइनेंस को कैसे रेज कर सकती है। और आखिरी पॉइंट कि कम्युनिटी जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है, द लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। The local community within which the firm operates। ठीक है, तो हमने ये पांचों बातें लिख ली। तो ये तो बड़ी आसान से आपको याद होगी होंगी कि माइक्रो के बारे में हमें लिखना क्या क्या है। माइक्रो के बारे में आपको क्या क्या लिखना है तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि जी माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ये रिलेटेड टू स्मॉल एरिया होता है, इमीडिएटली होता है, उसके बाद ये इन्फ्लुएंस करता है रेगुलरली और डायरेक्टली, ये स्पेसिफिक साइड बिजनेस के लिए होता है जो उसकी वर्किंग कंडीशन को रेगुलरली और डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये इमीडिएट इन्वायरमेंट में हमें ये इश्यूज देखने होते हैं, इंप्लॉई क्या, उनके करेक्टर्स क्या, वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस क्या है, सप्लायर कैसे हैं, वो उन पे लिंकेज बिटवीन कैसे डेवलप करते हैं, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी कंपैरेटिव परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह से आप फाइनेंस लेते हैं, कम्युनिटी जिसके अंदर आप बिजनेस ऑपरेट करता है वो कैसी है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे और क्या बढ़ाना है इसमें? मेरे पास मेन मुद्दा तो खत्म हो गया माइक्रो वाला। अब तो मैक्रो की बातें लिखनी शुरू करूंगा जो बेकार की बातें हैं। अब लिखूंगा जो मैं वो माइक्रो के फीचर्स है वो बाद में किससे रिलेट करते हैं? मैक्रो से। मैक्रो से रिलेट करने के बाद तब एक फर्म अपने मार्केट प्लेस में कैसे रिएक्ट करेगी ये पता चलता है। ठीक है, आ जाओ।
अब ये लाइन बस ऐसी गपो ठोकने की ओर लिख दी, मेरे को तो ऐसे बड़ा बुरा लगता है। लिख तो कितनी लाइनें काटूंगा। द फैक्टर्स in which micro environment often relate an organization to the, यहां से, the factors in micro environment often, आमतौर पर, relate an organization, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करते हैं, टू द मैक्रो एंड इश्यूज। इन्फ्लुएंसिंग द वे a firm reacts in the marketplace, हो गई ये वाली बात भाई। ये हमें बिजनेस को मैक्रो के इशू के साथ रिलेट कर देते हैं, तो पता चलता है कि हमारा बिजनेस कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट प्लेस पर, उसे इन्फ्लुएंस होता है। अब अगली बात, अब ये वाली बात, मैक्रो आउटसाइड द वर्ड का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो ऑपरेशन को इफेक्ट करता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस आ जाओ, इसके बाद माइक्रो खत्म। द मैक्रो एनवायरमेंट इज द portion of the outside world the macro environment is the portion of the outside world that significant affect how an organization operates. Significant affect how an organization operates. मेरी बात समझ में आ गई? ये एक वर्ड है कि एक बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट इज टिपिकली मच बियॉन्ड इट्स डायरेक्ट कंट्रोल, बियॉन्ड इट्स डायरेक्ट कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा यहां पे देखो, जैसे ये वाली बात है तो मुझे लगता है थोड़ी अजीब सी बात है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है। ठीक है, यहां तक इशू क्लियर हो गई वाली बात है। अब माइक्रो के ऊपर मैंने ऐसे 5 लाइनें छुड़वा दी हैं, अभी लिखवानी है वो 5-6 लाइनें। ये मैं ऊपर दोनों के बारे में लिखवाऊंगा, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, छोटी छोटी 2-2 लाइनें लिखवा दूंगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन बन जाएगी ऊपर वाली। उसके बाद ये माइक्रो इन्वायरमेंट लिखवा दिया मैंने। चलो अब बात करनी है हमें अपने दूसरे इन्वायरमेंट की, मैक्रो की। अब जो मुझे बात करनी है, पहले तो था ये बिजनेस के अंदर माइक्रो, और अब माइक्रो के बाद किसकी बात करनी है? मैक्रो। अब मुझे मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करनी है। जैसे हमने माइक्रो में बड़े सारे फैक्टर कंसीडर किए हैं, कौन कौन से फैक्टर है जल्दी बोलना? कस्टमर, सप्लायर, और कौन सा था? कंपटीशन, फाइनेंस वे, कौन सी? कम्युनिटी, एम्प्लॉइज,
ये सब फैक्टर की जगह। ऐसे ही मैक्रो इन्वायरमेंट में हमें बड़े सारे फैक्टर कंसीडर करने हैं। मैं बड़े सारे फैक्टर में इफेक्ट करते हैं, उन सब फैक्टरों की बात करूंगा। मैं उसमें मैक्रो के बारे में भी थोड़ा बहुत तो लिखवाना पड़ेगा ऊपर। मैं पहले उसकी 10 एक लाइनें छोड़ दूंगा मैक्रो की लिखवाने वाली। पहले मैं इसके जो फैक्टर्स है उनको डिस्कस करूंगा, वही फैक्टर से बन बन के बात इन 10 में आनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कौन कौन से फैक्टर है, आपको अच्छे से पता है कौन कौन से थे, जल्दी बोलना। डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एनवायरमेंट, अगला इकोनॉमिक एनवायरमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल, और इसके बाद और टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। अब मैं आपके साथ डिस्कशन शुरू करूंगा एक एक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिटिकल एंड लीगल की। मैं पहले इसके बारे में सिखाता हूं, फिर मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाऊंगा, फिर एनवायरमेंट के बारे में, फिर इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले आपको सिखा रहा हूं पॉलिटिकल एंड लीगल। आप कोई भी बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो पहले उसके पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स को देखो। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो किसको देखेंगे? पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट को। क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें, मतलब क्या पॉलिटिकल क्या क्या बातें देखेंगे, मैं आपको एक एक बात समझाता हूं, बाद में लिखवाऊंगा कि हम क्या क्या बातें देखेंगे वहां पर। आप ये देखें, सबसे पहले जनरल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मैं पहले बता दूं ये क्या है जर्नल लेवल, बस उसमें तो इतनी बात लिखी हुई है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको क्या बात है इसके अंदर। हमें इसमें क्या देखना होता है, जिस देश में आप काम करने जा रहे हो उस देश में पॉलिटिकल पार्टी बनती कैसे है, मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे हमारे यहां पर हुआ, वो चौटाला की सरकार थी ना, क्या नाम था उनका, वो जेजेपी बनी ना अभी। तो हुआ यूं कि एक दादा ने पार्टी बनाई थी, वो जीत गया, उनके 2 बच्चे हुए, एक ने अलग पार्टी बना दी, एक ने अलग बना दी। तुम्हारे यहां तो पॉलिटिकल सिस्टम ही बड़ा अजीब है, पॉलिटिकल पार्टी बड़े आराम से बन जाती हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी बड़े आराम से बन जाती हैं, तुम तो कभी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के मेरे बिजनेस को दबा दोगे। तो आप सबसे पहले ये देखें पॉलिटिकल पार्टी का डेवलपमेंट का क्या तरीका है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी हैं आपके यहां पर, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जिस कंट्री में आप बिजनेस करने जा रहे हो वहां पॉलिटिकल पार्टी डेवलप कितनी जल्दी हो जाती हैं। तो पहला वर्ड याद हो गया, क्या देखोगे, जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात, द डिग्री टू विच बिजनेस एंड इकोनॉमी issue has been politicized। पहले इसका मतलब समझो क्या है, द डिग्री टू विच द बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स हैज बीन पोलिटिसाइज। इसका मतलब समझो पहले क्या है। भाई आपका बिजनेस है, पॉलिटिकल पार्टी कितनी जल्दी घुस जाती है उस बिजनेस के अंदर। जैसे मैं अभी ये बात करूं, हुआ यूं कि ना उसने, मैं टाटा ने ना जब नैनो लगानी थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा टाटा ने कौन सा काम करना था,
तो मैं भी वैसे ही कह रहा हूं नैनो लगानी थी, बाकी बिजनेस कुछ और ही था। टाटा ने जब नैनो लगानी थी ना, तो उसको ना जमीन चाहिए थी, ठीक है। उसने क्या किया, जमीन को एक्वायर करना शुरू किया। तो जो वो है ना, जहां पे ममता बनर्जी है बंगाल में, उन्होंने वहां बंगाल के अंदर जो जमीन लेने लगे ना, वो जमीन उपजाऊ जमीन थी, उपजाऊ समझो जिसमें खेती हो रही थी। इन्होंने किसानों ने हल्ला मचा दिया, कहते भाई साहब हमारे यहां तो खेती वाली जमीन क्यों ले रहे हो, उस जमीन को लो जो बंजर जमीन है, तुम्हें तो कारी बनानी है। और बस पॉलिटिकल पार्टी, उसको ममता बनर्जी को जीतना था, उसने इसका मुद्दा बना दिया, हल्ला मचा दिया वहां पे कि हम किसानों के साथ है, ऐसे नहीं होने देंगे। अगर इस तरह का माहौल है तो आपको बिजनेस ध्यान से करना चाहिए। जहां पर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी जल्दी घुस जाती हैं आपके बिजनेस में, आखिरकार इन्होंने फिर वहां से शिफ्ट ही किया और मोदी ने इनको बुलाया, कहने लगा फ्री में ही जमीन दे दूंगा, तुम यहां आओ। मोदी पार्टी को बिजनेस पार्टी बोला जाता है कि ये बिजनेस को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखो, द डिग्री विच बिजनेस एंड इकोनॉमी इशूड हैज बीन पॉलिटिसाइज, कितनी जल्दी इश्यूज पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कितनी तेजी है उसमें, तीव्रता कितनी है पॉलिटिकल पार्टीज में। आपको मेरी बात लाइन याद होगी? तो पहला बात क्या देखोगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दूसरी बात डिग्री, इसमें वो इशू हैज बीन पॉलिटाइज, मतलब पॉलिटिसाइज, मतलब कितनी जल्दी आपके बिजनेस में वो घुस जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, ठीक है। उसके बाद द डिग्री ऑफ, रट्टे मार रही वो बुक में देख रही हो क्या साथ साथ? मैंने सही लिखी है बुक यार, पूरी बुक ही तो लिख रहा हूं। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरलिटी। आप ना अगर कोई स्टडीमेंट ले आए ना तो साथ साथ स्टडीमेंट पढ़ सकता है ये, हाँ साथ साथ पढ़ सकता है, ये कोई इश्यू नहीं है। द डिग्री ऑफ पॉलिटिकल मोरलिटी, इसका क्या मतलब है? जो आपकी यहां पे ना हम पॉलिटिकल मोरलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मोरलिटी क्या है? मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं वो करते हैं, या कुछ भी बोलते हैं कुछ नहीं करते। मेरी बात समझ में आई है? उनकी ईमानदारी कितनी है, पॉलिटिकल मोरलिटी कितनी है। वो आपको कह रहे हैं आ जाओ हमारे देश में यहां बिजनेस करो, अपने वहां बुला के फिर कहते हैं तुमने बिजनेस सेटअप कर लिया, मैं तो नहीं मानता। ईमानदारी कितनी है उनके अंदर? मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको देखना है पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट को भी देखना है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, जर्नल लेवल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आप यहां से बस इतनी बात याद करो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कितनी है, इशू कितने पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, मोरल वो पॉलिटिकल मोरलिटी कितनी है उनमें, जो कहते हैं वो करते हैं या बस। उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका मतलब समझिए, आप जिस बिजनेस में जा रहे हैं, जिस जगह पर बिजनेस करने जा रहे हैं, वह पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल रहती है। मतलब आज एक सरकार बनी 5 साल चलती है, ऐसा तो नहीं 2 साल के बाद उठा के मारेगा, नया आएगा वो आपको दुखी करेगा। तो स्टेबल कितनी है पॉलिटिकल? जैसे वहां पे है पाकिस्तान में हर 2 साल में सरकार बदल जाती है, वो चलती नहीं सरकार। मैंने इस सरकार के, जैसे बीजेपी आ गई, मैं बिजनेसमैन, मैं खुश हो गया, मैंने कहा जी मैं तो बिजनेस करूंगा, 2 साल चले ना दूसरा आ जाए, मेरे को तो बैठा बिठा दोगे ना आप इस तरह से। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है? याद हो गया? मैं तो थक गया यार, ये याद करवा के याद हो रही है ना। आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखना है, पॉलिटिसाइज कितना होता है, मोरलिटी क्या है उनकी, स्टेबिलिटी क्या है उनकी, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है ना, उसका कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। जैसे बीजेपी का एजेंडा है, इसको बिजनेसमैन पार्टी बोला जाता है। जैसे वो है कांग्रेस है, उसको जातिवाद पार्टी बोला जाता है कि आप जातिवाद को करते हो ज्यादा। मैं तो वैसे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ऐसे, मैं को नाम में किसी पार्टी से ना कुछ, मैं तो आपको याद करवाने के लिए कह रहा हूं। तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है? जहां बिजनेस करने जा रहे हो वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एजेंडा क्या है, मतलब उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस पे चलती है, वो बिजनेस को बढ़ाने पे चलती है, जातिवाद को बढ़ाने पे चलती है।
पूंजीवाद, जातिवाद, ऐसे होता है। मेरे को नहीं पता कि चलो समझ में आ गया। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इशूड बीन पॉलिटिसाइज, मोरलिटी, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी। और बात करता हूं मैं, बस और क्या देखना चाहिए आपको, और बताता हूं। अगली बात देखनी चाहिए आपको, प्रैक्टिसिंग ऑफ रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी, भाई जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जैसे अब बीजेपी चल रही है और कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, मतलब जो उसके अगेंस्ट, ठीक है, वो क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं आप कहते हो बिजनेस करो, वो कहते हैं लूट लिया बिजनेस आपने। आप कहते हो ऑनलाइन सिस्टम पे आएंगे, वो कहते हैं ना ना ना, इससे तो फ्रॉड होएंगे। आपके अगेंस्ट चलते हैं, आपके बिजनेस का साथ लेके चलते हैं। आपको एक पार्टी बढ़ावा दे रही है, आपके पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे। जैसे आजकल कांग्रेस उसके पीछे पड़ी हुई है, अडानी के पीछे, कहती है अडानी को ये कर दिया, अडानी को वो कर दिया। अडानी फंस गया, कह रहा है मेहनत से बनाओ, वो कह रहे नहीं मेहनत से नहीं बना, पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया, फंसा दिया अडानी को। तो रूलिंग पार्टी आपके विरुद्ध कैसे काम करती है? वहां पर उनका क्या तरीका है काम करने का? याद हो रहा है आपको? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिसाइज, मोरलिटी, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, रूलिंग पार्टी। अगला, इफेक्टिवनेस एंड पावरफुल नहीं, पर्पसफुल। पावरफुल कैसे कर दूंगा? पर्पसफुल नहीं, इसका वर्ड वही था, अभी बताता हूं क्या है। पर्पसफुल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब समझो क्या है। जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो अपना जो काम बताया उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं, या फिर बस आपके अकॉर्डिंग काम करती हैं? इफेक्टिव है और पर्पसफुल काम करती है क्या? जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, वो है ना अपना बीजेपी। आप बीजेपी में ना जाओ, ईडी आपके घर आ जाती है। ईडी सुना होगा आपने, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, आपके में छापे मारने आ जाते हैं। आप चोर हो, इनकम टैक्स वाले आपके घर पहुंच जाते हैं। आप बीजेपी वाले यही करते हैं, आप ना ज्वाइन करें कोई, अगले दिन ईडी बैठ जाती है। कोई बात नहीं, अब ऐसे इनकम टैक्स वाले अगले दिन बैठ जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वो इफेक्टिवली और पर्पसफुल काम करती हैं, या उनसे गवर्नमेंट काम कराती है? नहीं समझ में आई यार? जिस बिजनेस में आप जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाहते हो, वहां पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो सही काम करता है या किसी के कहने पे काम करता है? जैसे बीजेपी ने कहा इनकम टैक्स, मारो इनके घर में रेड, तो मार देते रेड। उन्हें कहते रहने दो, तो नहीं करते। तो वो अच्छे से काम नहीं कर रही ना। मैं ऐसी जगह बिजनेस करूंगा, मुझे तो फंसा लेंगे ये लोग। तो हम ये कह रहे हैं इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। भाई गवर्नमेंट एजेंसी इफेक्टिवली काम करती है। अगली बात, हो स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कितना इंटरवेंशन करती है और किस तरह से इंटरवेंशन करती है आपके बिजनेस के अंदर? मान लो आप गुटखा बेचते हो, अब गवर्नमेंट इंटरवेंस करती है कि नहीं बेचना। प्लास्टिक बेचते हो, गवर्नमेंट इंटरवेंस करती है। कितना करती है ये बात करती है। आप दूध बेच रहे हो, गवर्नमेंट कह रही है बेचो। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितनी है आपके बिजनेस के अंदर? हो द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ ऑर्डर कैसा है आपके यहां? लॉ ऑर्डर का मतलब जैसे यूपी में योगी के आने से पहले था, सच्ची में वहां पे आप रात को जा ही नहीं सकते थे। आपको तो पता नहीं है, सच में जब हम कभी वहां से आते थे ना, शाम को 5 बजे के बाद अगर हरिद्वार से वापस आ रहे तो हम आते ही नहीं थे, वापस ही नहीं आना, हरिद्वार रहेंगे। आप 5 बजे से पहले ही आ सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप जिस टाइम मर्जी आए, जिस टाइम मर्जी जाए। इसीलिए इंडस्ट्री उठ के यूपी में जानी शुरू हो गई। वहां लेबर भी सस्ती थी, जमीन भी सस्ती थी, सब कुछ था, फिर भी लोग नहीं जा रहे थे। कारण डर। वहां पे आपको
पहले तो, अब तो फिर भी ठीक है, पहले तो 500 रुपए के लिए आदमी को मार देते थे। अब तो फिर भी ठीक है, अब 500 के लिए नहीं मारते, 5-1 लाख के लिए मारते हैं। लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, होगा ठीक, होगा ठीक तो सब वहां चले जाएंगे। अब तो एजेंसी भी आने लगी है। द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप मेरी बात समझिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है या लोग कानून को जेब में लेकर घूमते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? ऐसे कहते हैं ना, अभी कराता हूं फोन तेरा, तो जेब में लेके घूमते हैं कानून को। तो आपको जहां पर बिजनेस करने जा रहे हैं वहां इन सब बातों का ध्यान रखना है। हो याद तो हुआ होगा, पता नहीं याद हुआ कि नहीं हुआ, ये तो नहीं समझ में आया मेरे को। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इशू कितने पॉलिटाइज हो रहे हैं? मोरलिटी, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट की इफेक्टिव, गवर्नमेंट एजेंसी की इफेक्टिवनेस, स्कोप एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, और स्टेट लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बात समझ में आ गई? हे भगवान, तो मुझे एक पॉइंट तो यही लिखवाना है कि आपको ये सब पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में देखना है। क्लियर? उसके बाद ये सब किसी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक भी हो सकते हैं या जर्नल भी हो सकते हैं, सभी के लिए। मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल बना दिया जाता है, या फिर ये जर्नल सभी के लिए एक जैसे होते हैं। हम इसकी डिस्कशन करेंगे। ये पार्टली जर्नल और पार्टली स्पेशल हो सकते हैं, किसी एक के लिए एक स्पेशल भी हो सकते हैं और पार्टली जर्नल भी हो सकते हैं। एक बात तो समझ में आ गई? ओके, ये एक बात हुई। अब हमें एक बात तो मैं यही लिखवाऊंगा, चिंता ना करो, यही वर्ड लिखवाऊंगा सारे, मैंने पूरे वर्ड लिख दिए, ये थोड़े से आपको याद हो जाएंगे फिर वहां पे। इसके बाद मैं अपने दूसरे पॉइंट पर आऊंगा, इसी के अंदर ही दूसरा पॉइंट। मुझे इसमें 3 पॉइंट लिखवाने हैं। एक बिजनेस को एंटर करने के लिए एक्सटर्नल पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में ये सब बातें देखनी चाहिए। ये पार्टली जर्नल और पार्टली स्पेशल हो सकती है। और इसके बाद मैं अपने दूसरे पॉइंट को लिखूंगा। मैं कहूंगा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस को हाईली गाइड करती हैं, हाईली गाइडेड होते हैं बिजनेस इनसे। मतलब बिजनेस इनको देख के काम करते हैं। बिजनेस हाईली गाइडेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से। इसीलिए किसी कंट्री की गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिजनेस हाईली गाइडेड होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं। इसीलिए किसी भी कंट्री का लॉ, कंट्री की गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। बिजनेस देखता है कि टोटल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब पूरे कानून के तौर तरीके क्या हैं और हम पर कैसे इफेक्ट करते हैं। बिजनेस देखता है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कैसे इफेक्ट करते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट यही है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो, थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना। आप तो पता क्या सोचते, मैं याद करूं ही ना, ये कोई तरीका थोड़ी ना यार। मैं ही मरूंगा क्या अकेला यार? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, और जबकि होना पता क्या चाहिए, रोज आधे से 1 घंटा तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर जो पहले चैप्टर हो चुके सारे पढ़ते चले जाओ, रोज पढ़ो। रोज आधे से 1 घंटा पढ़ना जरूरी है। कुछ मर्जी करो आप, ये आप देखें, लेकिन पढ़ना जरूरी है अगर आपको ये सब देखना है। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस को हाईली गाइड करती हैं, कंट्रोल करती है। इसीलिए किसी कंट्री की गवर्नमेंट बड़ा इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। बिजनेस देखता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है और वो उसको कैसे इफेक्ट कर रहा है। तीसरी बात, बिजनेस वहां काम करना चाहेगा जहां साउंड लीगल सिस्टम होगा। बिजनेस वहां काम करना चाहेगा जहां लीगल साउंड
सिस्टम होगा। मतलब लीगल साउंड सिस्टम का मतलब समझे, जहां पर कंज्यूमर भी प्रोटेक्ट होंगे, ऐसे कानून होंगे, कॉम्पिटिटर भी प्रोटेक्ट होंगे, मैं भी प्रोटेक्ट होऊंगा, मैं वहां बिजनेस करना चाहूंगा जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होगा। साउंड लीगल सिस्टम, मेरी बात समझ में आ रही है? साउंड लीगल सिस्टम का मतलब समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन है तो लूट, कार वाला जा रहा है तो लूट लो, साइकिल वाले की कभी गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है साइकिल वाले की गलती हो, आप साउंड लीगल सिस्टम होना चाहिए, जिसकी गलती उसको मारो। नहीं समझ में आई बात? ऐसा होता है ना, मान लो एक गाड़ी वाला जा रहा है, एक साइकिल वाला जा रहा है, चाहे साइकिल वाले कितनी भी गलती हो, कार वाले को पकड़ लेते हैं। बोलो, मैं तो कार चलाता ही नहीं, मैं साइकिल में रहता हूं, मैं हूं ही साइकिल में इसीलिए तो मैं साइकिल में रहता हूं। हाँ, इनको देख कितनी खुशी होती है इस बातों से, अच्छा साइकिल में रहते हैं, मजा आया इनका, तो साइकिल में ही होना चाहिए, हद होगी है। जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होगा, बिजनेस वहां काम करना चाहेगा, और बिजनेस को नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस को मेजर लॉज की, मेजर जो लॉ है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। हमारे बिजनेस की, बिजनेस में, बिजनेस को मेजर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से लॉ हैं, कंपटीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से लॉ हैं, यह सब पता होना चाहिए बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को मेजर लॉज की नॉलेज होनी चाहिए कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कॉम्पिटिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, जैसे कंपटीशन एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट है, और उसका कंपनीज एक्ट है, सब एक्ट्स का पता होना चाहिए उसको, बस खत्म। मैं यही बात आपको लिखवाऊंगा अगली क्लास में, आप लोगों को ये 3 बातें पता होनी चाहिए। मैं एक तो ये बताऊंगा कि जी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब बातों का पता होना चाहिए। फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट पॉलिसी हाईली गाइडेड और कंट्रोल करती है बिजनेस को, इसलिए गवर्नमेंट बड़ा इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को। बिजनेसमैन पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखता है और फिर देखता है मुझ पर क्या इफेक्ट आएंगे। तीसरा, बिजनेस वहां काम करेगा जहां पर साउंड लीगल सिस्टम होगा, मेजर लॉ की नॉलेज होनी चाहिए उसे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए या वो कंपटीशन प्रोटेक्शन के लिए हो। और ये सब लॉ जैसे कंपनी लॉ, कंज्यूमर लॉ, लेबर लॉ, सब बातों को लिखवा डालूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।